हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उड़ी पतंग क्लासेस। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है एक रिक्रूटमेंट न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, आज की एक रिक्रूटमेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जिसमें है वैकेंसीज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ में उन्होंने रिलीज़ किया अपना एक वैकेंसी नोटिफिकेशन। और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट के बारे में है, और इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और कितनी होगी सैलरी, और क्या होगा पूरा सिलेबस, आज की वीडियो हम सब जानेंगे। और पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी गरीब की या फिर किसी एक एस्पिरेंट की मदद हो जाए मेरी इस वीडियो से। और यही है मेरी वीडियो का एक्चुअल में मोटिव कि आप लोगों को तैयार कर सकूं हर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपकी ड्रीम जॉब हो। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इन डेप्थ में इस वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। अब सबसे पहले ये है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जी हाँ, पंजाब हरियाणा की जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, उसमें आई है वैकेंसी नोटिफिकेशन। और कब आई है? वो आई है डेटेड 14/10/2022 को। और इसमें कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, जो है 15/10/2022 से लेकर लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 30/10/2022 तक। और कहाँ पे जाके कर सकते हैं? ये है वेबसाइट www.sss है c.gov.in फॉर फिलिंग अप वेकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑफ डायरेक्ट कोटा एज पर गिवन डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब क्या है, क्लर्क की वैकेंसी आई है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं। और कितनी वैकेंसी आई हैं? 30/6/2022 तक वैकेंसी है टोटल। जनरल की 198, एससी और एसटी जो कि हरियाणा के हैं उनकी है 66, और बैकवर्ड क्लास ए की है जो कि हरियाणा को बिलोंग करते हैं उनकी है 45, और बी ग्रुप की है 27, और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की हरियाणा में जनरल की है 5, और एक्स सर्विसमैन की है वैकेंसी जनरल की 21। और ये टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? 390। जी हाँ, ये पूरा टोटल मिला के 390 वैकेंसीज आई हैं क्लर्क की, वो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब इसके अंदर वैकेंसी जो है ऊपर नीचे भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जब तक मेरिट बनेगी, मेरिट बनने तक हो सकता है वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए, बट अभी के लिए यही है कि 390 वैकेंसीज हैं। अब आगे समझते हैं कि क्या एज चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। क्लर्क की वैकेंसी के लिए एज ऑन 1/1/2022 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो 18 साल आपकी मिनिमम है, और मैक्सिमम एज लिमिट है 42। जी हाँ, 18 और 42 याद रखिएगा। और एससी और एसटी अगर आप हरियाणा के हैं तो 18 है आपकी मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम है 47। और बैकवर्ड क्लास है ऑफ हरियाणा है तो आप 18 है मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम है 47। और एक्स सर्विसमैन को भी मिनिमम है 18, और उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आपने कितनी ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जब आप इसके लिए अप्लाई कर सके। उसमें है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हो और बैचलर ऑफ साइंस हो और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ही और शुड हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब क्या है, आपको पहले नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए, और हिंदी जो है आपकी 10th में एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। एंड मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब क्या है, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। ये है आपकी क्वालिफिकेशन। और ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपकी 30/10/2022 तक कंप्लीट होने जानी चाहिए। मतलब क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, लास्ट ईयर है, तो आपका 30/10/2022 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं पासिंग ईयर मतलब फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो अगर आपका रिजल्ट 30/10/2022 तक आ गया है तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पे एंड अलाउंस। अगर आप क्लर्क के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा में एंड पंजाब में, तो आपको क्या मिलेगा? वो है कि द सैलरी, पे अलाउंस एक्सेट्रा of the recommended candidates will be governed as per the latest rules and instructions issued by the government of Haryana duly adopted for the subordinate courts of Haryana from time to time। जी हाँ, जो पे एंड अलाउंस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हरियाणा की अडॉप्ट करती है उसके अकॉर्डिंग आपको पे एंड अलाउंस मिलेगा।
अब आगे बढ़ते हो समझते हैं कि क्या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन में उसका भी आंसर दिया हुआ है। उसमें दिया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑब्टेन करना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर हेड ऑफिस और डिपार्टमेंट। जी हाँ, आप लोगों को एक एनओसी सर्टिफिकेट आपके हेड ऑफिस या फिर डिपार्टमेंट से लेना होगा और आप तुरंत के तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट है फॉर पर्संस हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस basis in any department, board or corporation of government can avail the benefit of age relaxation have to submit their experience certificate from their head office और डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन और चेकिंग ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स। मतलब क्या है, जो लोग जो हैं एडहॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वर्क चार्ज पे हैं या फिर डेली वेज पे हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हरियाणा के, उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बस उनको क्या करना है, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल जब चेक होंगे वो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है फीस स्ट्रक्चर इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जनरल अगर आप हैं तो 425 है आपकी ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज और एग्जामिनेशन फीस है आपकी 400 रुपीज़। मतलब टोटल आपका 825 का फॉर्म है अगर आप जनरल हैं। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी ए, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी बी या फिर एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के, तो आपकी फीस है अराउंड 525 रुपीज़। जी हाँ, 525 रुपीज़ है नीचे वाली कैटेगरी की और जनरल की है 825। और नेक्स्ट है इसमें फीमेल कैटेगरीज की। अगर आप जनरल में फीमेल कैटेगरी हैं तो आपकी 625 है फीमेल की, और एससी और एसटी या फिर बैकवर्ड क्लास हैं तो आपकी 525 है फीमेल कैटेगरी में। तो मेल कैटेगरी की कितनी होगी 825 और फीमेल की होगी 625, वो भी जनरल कैटेगरी में। और एससी और एसटी चाहे कोई भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, उन सब की है 525 रुपीज। अब आगे बढ़ते हो समझते हैं ई एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट। ई एडमिट कार्ड्स ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। मतलब क्या है, एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और कैंडिडेट्स को क्या है ई मेल और एसएमएस के थ्रू भी उनको बताया जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड गेट प्रिंट आउट ऑफ देयर ई एडमिट कार्ड बाय विजिटिंग द वेबसाइट। वेबसाइट याद रखिएगा, इसमें SSC.gov.in है। बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, और पासवर्ड और आईडी आपका जो स्टार्टिंग में जनरेट होगा उसको सेव करके रखिएगा। एडमिट कार्ड शेल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। मतलब क्या है, पोस्ट से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मियर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड डज नॉट इम्प्लाई। मतलब क्या है, अगर आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो जॉब मिल जाएगी, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। और अभी आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जाम का क्या सिलेबस है और उस एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। अब उसके बाद क्या है, द एप्लीकेंट शेल पेस्ट हिज और हर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर या फिर सेल्फ अटेस्टेड ऑन ई एडमिट कार्ड। द फोटोग्राफ मस्ट बी सेम एज अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट इन हिज हर और ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सपोज आपने कोई फोटो फॉर्म भरते टाइम सबमिट कर दी, अब आपको उसी फोटो को सबमिट करना है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो आपको एक फोटो पेस्ट करनी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करना है। तो याद रखिएगा, जो फोटो आप अपलोड करेंगे, मेरा मानना है कि 2 से 3 कॉपी रखिएगा, क्योंकि एक कॉपी आप अपलोड कर देंगे और एक कॉपी को आप पेस्ट कर देंगे और एक एक्स्ट्रा कॉपी रखिएगा इन केस आपका वो कॉपी फोटो की चोरी हो गई तो। अब इसमें क्लियर कट इन्होंने लिख रखा है कि इन केस ऑफ नॉन मैचिंग ऑफ फोटोग्राफ विद द अपलोडेड फोटोग्राफ एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फोटोग्राफ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि फोटो की 2 या 3 कॉपी हमेशा रखिएगा, क्योंकि कहीं आपसे वो मिसमैच नहीं हुआ तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। A link of demo or mock test to enable the candidate to familiarize with the online test will be uploaded on the website 15 days prior to the examination। मतलब क्या है, आपको एक डेमो टेस्ट भी करवाया जाएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो हरियाणा में हो। अब एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड दिल्ली एंड एनसीआर। मतलब क्या है, आपके इसी स्टेट्स में होंगे टेस्ट सेंटर्स। कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड फॉर प्रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी, तो आप अगर हरियाणा या पंजाब के हैं तो पहली प्रेफरेंस पंजाब या और हरियाणा को दीजिएगा, दूसरी आप दे सकते हैं दिल्ली को, तीसरी हिमाचल को। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरिएगा जब आपसे पूछेंगे टेस्ट सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। तो
डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी नवंबर या फिर दिसंबर में होगा आपका एग्जाम। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा आपका? आने वाले नवंबर में या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास बहुत कम दिन है, तो तैयारी करिए, पूरे मन से करिए, क्योंकि आप अगर एक भी जॉब एक्वायर करेंगे तो आपके साथ आपके पेरेंट्स का, आपके घर वालों का नाम बहुत रोशन होगा। और ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट जॉब से सिक्योर अभी तक इस कंट्री में कोई जॉब नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। जी हाँ, पेपर होगा कैसे? पेपर होगा आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें होगा जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन जो कि होगी ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की, और आपका सब्जेक्टिव होगा 30 मार्क्स का। तो मतलब टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 आवर्स का होगा। और आपको अगर ये समझना है ना कि ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, प्रेसी कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे लिखते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो, पूरा जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक प्रिपेयर कोर्स है जिसमें मैं तैयारी कराता हूँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, उसमें मैंने इन डेप्थ में बताया कि कैसे आपको ऐसे लिखना होता है, कैसे आपको प्रेसी लिखना होता है। वो वीडियो जरूर जाके देखिए, आपको समझ आएगा कि ऐसे में कैसे लिखा जाता है। और ऐसे के रिगार्डिंग मैं आपको और भी वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आपको ये समझ आ सके कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कितना आसान बनाया जा सकता है अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज, मतलब जैसे एक हम अपने दोस्त से बात करते हैं उस लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो आपको तुरंत समझ आएगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस जो 30 मार्क्स का आपका टॉपिक है एसए का, लेटर का, प्रेसी का, वो वीडियो जरूर जाके देखिए और समझिए कि एक्चुअल में कैसे होता है। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा कि आपके लिए इंग्लिश एक सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं 33 इन ईच सब्जेक्ट, बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस और ही और शी ऑब्टेन्स 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि जैसे 50 का आपको 33% लाना है इसमें, और सेम इसी में जो आपका इंग्लिश कॉम्पोजिशन है उसमें आपको 50 का 33% लाना है, तो टोटल आपका हो गया 15 या 16.5 दोनों हो गया। लेकिन जो 100 है, एंड में लाइन लिखी है देखिए, नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस ही और शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ बोथ द सब्जेक्ट। मतलब 100 का आपको 40% भी लाना है, तो आपको ये 40 मार्क्स तो लाने ही, और दोनों में आपको कम से कम नहीं तो 15-15 मार्क्स तो अराउंड। ऐसा नहीं होगा कि सपोज आप किसी में 10 ले आते हैं और किसी में 40 ले आते हैं, नहीं, आपको दोनों में मिनिमम मार्क्स 16.5 तो लाने ही हैं, और एडिशनल 40 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया है एज अ होल में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, अब आगे बढ़ते हो समझते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है कि मार्क्स मींस नॉर्मलाइज मार्क्स, इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इन्होंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ने पहले से क्लैरिफाई कर रखा है कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और आपको 1/4 मार्क्स भी डिडक्ट होंगे आपकी, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है। तो देखो ये लिखा है कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड विल नॉट रिसीव no credit or discuss or discredit. Furthermore, candidate have to type subjective part examination of English composition on computer within the stipulated time period। मतलब क्या है, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है ना इंग्लिश का, ये देखो इंग्लिश का सब्जेक्टिव पार्ट, एस्से, लेटर, प्रेसी और ट्रांसलेशन, ये आपको टाइप भी करके दिखाना, वो भी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब इसी में आगे है कि इंग्लिश कॉम्पोजिशन सब्जेक्टिव मार्क विल बी चेक्ड ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल सिक्योर 33% मार्क्स और मोर मार्क्स इन जनरल नॉलेज। मतलब क्या है, अगर आपने इसमें 33% मार्क्स क्वालिफाई किए होंगे तभी आपका इंग्लिश कॉम्पोजिशन का मार्क्स जो है चेक किया जाएगा कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीके क्वालिफाई करना। अब नेक्स्ट है कि देयर आफ्टर आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट एज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब क्या है, जब आप ये वाला पेपर टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे जिसमें जीके और इंग्लिश है, उसके बाद आपको सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा टू एक्सेस द प्रोफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। वो भी किस लिए, आपका ऑपरेशन कंप्यूटर आप कैसे कर पाते हैं, कंप्यूटर पे काम कैसे कर पाते हैं, विच इज मैंडेटरी। However, the marks of this CPT would not be counted in determining the final merit। मतलब क्या, CPT एक क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें ये आपके मार्क्स नहीं कैरी होंगे, और मार्क्स एक्चुअल में कैरी होंगे आपके टीयर 1 में, और टीयर 1 में क्या है, जीके है और इंग्लिश कॉम्पोजिशन है। अब इसमें है कि कंप्यूटर
proficiency test shall comprise of two parts. That is, in part 1, candidate will have to qualify the spreadsheet test, which is of 10 marks and 10 minutes duration, by securing 40% or more, that is 4 or more marks. In part 2, candidates will have to qualify computer typing test in English at the speed of 30 words per minute. मतलब क्या है, 30 वर्ड पर मिनट का आपका इंग्लिश का टाइपिंग होगा। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग जो होगी आपकी इंग्लिश में वो होगी 30 वर्ड्स पर मिनट में, और एक आपका होगा स्प्रेडशीट टेस्ट जो कि होगा 10 मार्क्स का 10 मिनट्स में, और आपको 4 मार्क्स लाना का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। स्पीड टेस्ट, अब टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, वो होगी कि सपोज आपने 400 वर्ड्स टाइप कर दिए 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद आपकी गलतियां थी 10 और आपके पास 10 मिनट थे, तो आपका 390 हुआ। 390 डिवाइडेड बाय 10 तो आपका हो गया 39 वर्ड पर मिनट, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा है, वो है आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट। तो आप क्वालिफाई कर लेंगे टाइपिंग टेस्ट को। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पार्ट 2 में क्या आएगा। इन पार्ट 2 द वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट विल बी चेक्ड only of those candidates who will secure 4 or more marks in spreadsheet test। मतलब क्या है आपका, जो पार्ट 2 में आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है जो कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट है, वो तभी चेक होगा जब आप पार्ट 1 जो कि स्प्रेडशीट टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लेंगे। अब उसके बाद जब आपका पार्ट 1 जो कि स्प्रेडशीट टेस्ट क्वालिफाई कर लिया आपने, पार्ट 2 आपने टाइपिंग स्पीड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको फाइनल के लिए बुलाया जाएगा, वो भी ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स या फिर इंटरेक्शन के लिए। टेस्टिमोनियल्स या फिर इंटरेक्शन मतलब क्या है, आपको डीवी के लिए और आपको इंटरव्यू, इंटरेक्शन एक इंटरव्यू भी हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया तो हम अभी तक इसको इंटरेक्शन ही मान के चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में। Thereafter, select list of the qualified candidates will be prepared strictly on the basis of merit in online written examination, that is computer based test। मतलब क्या है, टीयर 1 ही आपका मेरिट ही डिसाइड करेगा, तो कोशिश करिए टीयर 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करिए, जिसमें है आपका जीके प्लस इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपका एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है, जिसको आपको टाइप करना है। सब्जेक्टिव आई रिपीट कंप्यूटर पे टाइप करना है, और इसको ऑब्जेक्टिव को कैसे प्रिपेयर करना वो मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बता रखा है। अब नेक्स्ट है कि in case if 2 or more candidates who have obtained same marks than the candidate elder in age among the same scorers will be kept in higher in merit। मतलब क्या है, ये वही क्राइटेरिया बता दिए कि कौन सा, अगर जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे और जिसकी एज ज़्यादा होगी, उनमें से अगर टाई हो गया तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें सब कुछ क्लैरिफाई कर रखा है कि पोस्टिंग जो है आपकी वो होगी अलॉटेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब उसके आगे आंसर की के बारे में लिखा है कि, अब इसमें आगे है आंसर की एंड सीकिंग ऑफ ऑब्जेक्शन क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब सपोज आपकी आंसर की रिलीज हुई, उसमें आपको लगता है कि इस ऑप्शन में ABCD में से B की जगह C सही होना चाहिए था, तो आपसे वो लोग 25 रुपये चार्ज करेंगे हर एक आंसर की में, जो आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी होंगे, तो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ओनली वन एप्लीकेशन इज अलाउड, अननेसेसरी कॉरस्पॉन्डेंस विद द SSS.C शुड बी अवॉइडेड। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस शैल बी रेगुलेटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन। ये सब है कैसे नोटिस होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट इंटाइटल द एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी कि कैसे होगा आपका एग्जामिनेशन। ऑलराइट गाइज, ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वैकेंसी नोटिफिकेशन है क्लर्क की, वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। और इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपलोड करते टाइम। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंग्लिश, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले पेपर में समझने के लिए कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है सब्जेक्टिव पोर्शन को इंग्लिश के, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी जुडिशरी के पेपर में। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।